प्रिय बच्चों, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का विचारात्मक निबंध भाषा और आधुनिकता का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की। हम आशा करते हैं कि आयोग उपर्युक्त उन बाधित तत्वों से हटकर अपना काम सुचारू रूप से कर सकेंगे। विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खास तौर पर दो तरह के होते हैं, वस्तुसूचक तथा भावसूचक। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है, उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना अलग नाम देता रहेगा, तो उस चीज को समझने में दिक्कत होगी। जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक, प्रायः सभी भाषाओं में इनके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है। और एक उदाहरण देखिए, सीढ़ी लगाना। ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से भारत में एक ही साधन मौजूद था, सीढ़ी। औद्योगिक क्रांति ने आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया, जैसे लिफ्ट, एलिवेटर, एस्केलेटर आदि। भारतीयों के लिए ये बिल्कुल नए शब्द हैं और इसीलिए भारतीय भाषाओं में इसके लिए अलग अलग नाम द्रष्टव्य नहीं होते। इस स्थिति में उन शब्दों को यथावत ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने ऐसे ही कई शब्दों को आत्मसात कर लिया और अंग्रेजी से रूसी ने। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान में जो निरंतर नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उन आविष्कारों के कारण नए नए नाम आ रहे हैं, तो विश्व की सारी भाषाओं में उनका नाम नहीं लिखा जा सकता। इसलिए उन शब्दों को अपनी भाषा में सम्मिलित कर लेना हम सबका दायित्व है। ये दो प्रकार के शब्द हैं, वस्तुसूचक भी हैं और भावसूचक भी। कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। जैसे उष्ण एक भाव है। जब किसी वस्तु की, अर्थात ये भाव सूचक शब्द है, जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम उष्मा कहते हैं और परिणाम के संदर्भ में उसी को हम ताप कहते हैं। वस्तुतः अपनी मूल भाषा में उष्ण, उष्मा, ताप, इनमें उतना अंतर नहीं जितना अब समझा जाता है। पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कुछ कटु या विपरीत से प्रतीत हो सकते हैं, वे ही कालांतर में मामूली शब्द बनकर सर्व प्रचलित होते हैं।
उष्ण एक भाव है, उसी से उष्णता बना है, ऊष्मा बना है, और परिणाम के संदर्भ में उसी को ताप भी कहते हैं। नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों यानी पहले के आग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और भाव दासता की निशानी है। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजी का नहीं। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं, हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी होगी।